अस्सलामुअलैकुम। चलिए जी, सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक जहां से हम लोगों ने इसको कल लास्ट लेक्चर के अंदर इसको छोड़ा था। हम लोगों ने लास्ट जो बात की थी दैट वाज स्ट्रिंग्स इन कॉम्बिनेशन। हमने दो जो उनके स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशंस हैं, सिंपल कॉम्बिनेशंस, हम लोगों ने वो समझे थे। हमने कहा था स्ट्रिंग्स कुड बी प्लेस्ड इन सीरीज और कुड बी प्लेस्ड इन पैरेलल। पैरेलल मतलब साइड वाइज, एंड जब सीरीज में लगाए जाते हैं तो अ स्ट्रिंग कनेक्टेड टू अनदर स्ट्रिंग। हमने कंबाइंड इफेक्ट देखना था कि कंबाइंड इफेक्ट ऑन दी एक्सटेंशन, कंबाइंड इफेक्ट ऑन दी क्या कहते हैं स्टिफनेस क्या रहा है सिस्टम में लगने के बाद। ठीक है ना, 3 4 5 स्ट्रिंग्स का जो सिस्टम था उससे ओवरऑल इफेक्ट क्या बन रहा था। तो डेफिनेटली जो ऑब्जर्व किया था तो एक्सटेंशन भी चेंज हो रही थी, स्टिफनेस भी चेंज हो रही थी। किस तरह? मैंने कहा था कि एक्सटेंशन जो है वो इंडिविजुअल एक्सटेंशंस ऐड अप हो रही थी आपके पास स्प्रिंग्स के अंदर। तो एक्सटेंशन जो है बाय दी नंबर ऑफ स्प्रिंग्स बढ़ रही थी। आइडेंटिकल अगर 3 स्प्रिंग्स लगाए थे हमने अपने एग्जाम्पल में तो हमारे पास स्प्रिंग्स 3x हो गए थे। मैंने कहा था 2 होते तो 2x, 4 होते तो 4x। एंड फिर हम लोगों ने ये भी कैलकुलेट किया था कि स्टिफनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो स्टिफनेस कम हो रही थी क्योंकि कॉमन सेंस की बात थोड़ी सी ये है कि अगर आप देखें कि एक ही फोर्स लगा रहे थे आप पहले भी एक सिंगल स्प्रिंग के ऊपर, अब आप वही फोर्स लगा रहे हैं एक सिस्टम, एक कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग्स के ऊपर, और आपके पास स्टिफनेस जो है वो बढ़ रही है, एक्सटेंशन बढ़ रही है, तो डेफिनेटली स्टिफनेस सिस्टम की कम हुई होगी। सेम फोर्स पे ग्रेटर एक्सटेंशन दे रहा है वो। तो मैंने ये कहा था कि हमारे पास द जनरलाइज फॉर्मूला इफ यू हैव मल्टीपल स्प्रिंग्स इन सीरीज प्रोबेबली विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्टिफनेस कांस्टेंट, तो जनरलाइज फॉर्मूला हमने निकाला था 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1 ओवर टिल के एन जितने भी नंबर ऑफ स्प्रिंग लगे हुए। दिस वाज इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड स्टिफनेस केसी, हमने उसको नाम दिया था। हमने कैलकुलेट भी किया था कि हम क्या करेंगे उसको, मतलब इस जो फ्रैक्शन है इसको सॉल्व करें, भले से एलसीएम ने किसी भी तरह आप करेंगे, और करने के बाद आप उसको कर देंगे रेसिप्रोकेट। ठीक है। अच्छा, अगर 2 स्प्रिंग्स लगे हुए होंगे तो उसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल एज है, वो आज डिस्कस करेंगे बिफोर गोइंग ऑन टुवर्ड द क्वेश्चंस। फिर मैंने कहा था पैरेलल कॉम्बिनेशंस अगर होंगी तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में आपके पास एक्सटेंशन जो है वो एक ही रहती है, क्योंकि 2 3 4 जितने भी स्प्रिंग्स है वो सारे एक साथ एक्सटेंड होंगे। तो ओवरऑल एक्सटेंशन वही रहेगी जो इंडिविजुअल है। एक्सटेंशन होगी कितनी, लेकिन जो आपने एक फोर्स लगाई थी ना, जो भी फोर्स, लेट से फोर्स एफ लगा था, वो फोर्स एफ डिवाइड हो गई थी दोनों स्प्रिंग्स के अंदर। क्योंकि 2 स्प्रिंग्स लगाए थे मैंने तो हाफ एंड हाफ डिवाइड हुई थी इक्वल। मैंने कहा लेट से के वैल्यूज थी। 3 स्प्रिंग्स लगे होते आइडेंटिकल तो 3 में डिवाइड होती, 4 होते थे इसी तरह। एक्सटेंशन मेरे पास फोर्स हाफ होने की वजह से एक्सटेंशन हाफ हो गई। तो ओवरऑल एक्सटेंशन जो थी दैट रिमेन half of the actual extension x upon 2। एंड फिर हमने ये डिस्कस किया कि जो स्टिफनेस है वो डबल हो गई थी। तो इन शॉर्ट हमारी कंक्लूजन ये है कि स्टिफनेस जो है वो हमारे पास इन कॉम्बिनेशन जब लगाते हैं तो सीरीज के अंदर स्टिफनेस कम हो जाती है, पैरेलल के अंदर स्टिफनेस बढ़ जाती है, सिस्टम जो है वो हार्डर टू एक्सटेंड हो जाता है। अच्छा, मैंने कहा कि जनरलाइज फॉर्मूला यहाँ पे हम सिंपली इनको ऐड कर देंगे, जितने भी स्प्रिंग्स हमारे पास लगे हुए हैं उन सबकी इंडिविजुअल स्टिफनेस कांस्टेंट्स को ऐड करेंगे, दैट वुड बी दी कंबाइन इफेक्ट। ठीक है। मोस्टली मैंने कहा था कि हम जब पैरेलल में लगा रहे होते हैं तो हमारे पास आइडेंटिकल स्प्रिंग्स लगे हुए होते हैं। आइडेंटिकल ना लगे हुए होंगे तो सबकी एक्सटेंशन अलग अलग आएगी, तो जो प्लेटफॉर्म जिसको हमने एक्सटेंड करना है वो टेढ़ा हो जाएगा, डिपेंडिंग के कहाँ पे स्टिफनेस कम है कहाँ पे स्टिफनेस ज्यादा है। ठीक है। चले, अब यहाँ पे ही थोड़ी सी जगह हमारे पास मौजूद है, तो मैं एक चीज डिस्कस कर रहा हूँ। फॉर 2 स्प्रिंग्स इन सीरीज होंगी, ठीक है ना। फॉर 2 स्प्रिंग्स इन सीरीज एक मैथमेटिकल एज है हमारे पास। याद रहे कि ये सिर्फ 2 स्प्रिंग्स के लिए और सीरीज के लिए। ठीक है। दिस इज वैलिड फॉर 2 स्प्रिंग्स एंड फॉर इन सीरीज। ठीक है, बड़ा स्पेसिफिक केस है। तो केस क्या है कि जब आप इसकी स्टिफनेस, कंबाइंड स्टिफनेस निकाल रहे होते हैं तो आप करते हैं 1/k c बराबर है 1/k1 प्लस 1/k, सॉरी 1/k2। अब अगर मैं इसका एलसीएम सॉल्व करूं तो वो एलसीएम मेरे पास हो जाएगा k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय k1 इंटू k2। Now this product, this sum over product is basically equals to kc, और हमें चाहिए kc। तो kc के लिए मैं रेसिप्रोकेट करूंगा,
रेसिप्रोकल मेरे पास हो जाएगा K1 K2, मतलब ये प्रोडक्ट आ गया इसका, एंड K1 प्लस K2। तो इजीली याद रखने के लिए हम बोलेंगे दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द टू स्टिफनेस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ द टू स्टिफनेस कांस्टेंट्स। ठीक है, चलिए अब मैंने कहा कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मल्टीपल स्प्रिंग्स देखते हैं। ठीक है ना, मतलब हमारे पास यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन लगा हुआ है जिसमें मैंने कहा 5 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, वी हैव 5 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स विद ईच स्टिफनेस वैल्यू के। सबकी जो स्टिफनेस की वैल्यू है वो आपके पास के ही है। ठीक है, एंड द कॉम्बिनेशन इज सच कि आपके पास दो टेयर्स हैं। पहले टेयर में आपके पास 3 स्प्रिंग्स लगे हुए इन पैरेलल, दूसरा टेयर मतलब इन सीरीज आपके पास लगे हुए हैं 2 स्प्रिंग्स इन पैरेलल। दिस अपर टेयर is parallel with is in series with the lower tier। अब देखो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मुझे एक्सटेंशन निकालनी है, मुझे कंबाइंड स्टिफनेस निकालनी है। ठीक है, तो मैंने दोनों टेयर्स का नाम दे दिया ए एंड बी। ठीक है, पहले मैं अगर के ए निकालता हूं तो इन सीरीज हमें, इन पैरेलल हमें पता था, हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, दैट वुड बी K1 के प्लस के प्लस के, वो हो जाएगा आपके पास 3K। ठीक है, और अगर मैं दूसरे नीचे वाले टेयर का निकालूं तो के बी, मैंने उसका नाम दिया था, 2 स्ट्रिंग्स लगे हुए थे, पैरेलल में लगे थे, डायरेक्टली ऐड हो गया, 2K हो गया आपके पास। अब जब आप कंबाइन निकाल रहे हैं के सी, तो के सी आपके पास निकलेगा एक्चुअली इस तरह, क्योंकि वो सीरीज में लगे हुए हैं। तो टेक्निकली बाय बाय द जनरल फॉर्मूला इसको इस तरह निकलना चाहिए, 1/के ए प्लस 1/के बी। लेकिन क्योंकि मैं 2 स्ट्रिंग्स इन सीरीज में पढ़ चुका हुआ हूं कि मैं प्रोडक्ट ओवर सम कर सकता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ऊपर मेरे पास एक स्ट्रिंग लगा हुआ है विद स्टिफनेस कांस्टेंट ऑफ 3 के, नीचे मेरे पास एक स्ट्रिंग लगा हुआ है स्टिफनेस कांस्टेंट ऑफ 2 के। तो मैं इसको डायरेक्टली प्रोडक्ट ओवर सम से क्यों ना सॉल्व कर लूं। मैं किस तरह सॉल्व करूंगा, बोलूंगा जनाब के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इनका हो जाएगा 6K² एंड सम इनका हो जाएगा 5K। तो k एंड k, वन ऑफ द k फ्रॉम द न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो गया। आपके पास दीज कंबाइंड स्टिफनेस इज 6/5 k, मतलब 6/5 टाइम ऑफ द इंडिविजुअल k। अब अगर इसमें आप एक्सटेंशन निकालें, कंबाइंड एक्सटेंशन, एक्सटेंशन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, फोर्स आपने लगाई थी F, जो कंबाइंड स्टिफनेस थी दैट वाज 6/5 k, एंड एक्सटेंशन इसको मैंने E कह दिया इस दफा। ठीक है ना, या चलें X ही कह देते हैं, X डैश का नाम दे रहा हूं मैं इसे। ठीक है, तो X डैश मेरे पास होगा 5/6 F/k। ठीक है, अब यहां पे मैं ये लिख सकता हूं कि जनाब F/k इज इक्वल्स टू X। सो द एक्सटेंशन, ये इंडिविजुअल एक्सटेंशन थी, एक्सटेंशन ऑफ द इंडिविजुअल स्प्रिंग, तो ये हो जाएगा 5/6 टाइम्स X। ठीक है, तो कुछ इस तरह हम अपने कॉम्बिनेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि हमने कुछ क्वेश्चंस देखने हैं बिफोर वी मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट बहुत छोटा सा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, उसके क्वेश्चंस ज्यादा हैं, समझने में इट्स इजी, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है ना, जस्ट टू गेट अ फर्म ग्रिप ऑन द कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने अभी तक देख रखे हुए हैं। सो हियर वी आर, और यहाँ पे सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा। कॉम्बिनेशन स्प्रिंग्स इन कॉम्बिनेशन वाला ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चले, यहाँ पे उसने हमसे कहा अ बीम
द वेट ऑफ विच इज मे बी निगलेक्टेड, मतलब डेफिनेटली जाहिर है कि इसका भी कुछ ना कुछ वेट होगा जो कि फोर्स में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, लेकिन हमने बोला कि जनाब ये फोर्स इतनी ज्यादा होगी कि इसका जो इफेक्ट होगा वो हम निगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इज सपोर्टेड बाय 3 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स। जब आप ये लफ्ज देख रहे हैं तो आपने समझ जाना है कि इन सब की स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। When the weight W is hung from the middle of the beam, the extension of the spring is X। ठीक है, हमने 3 स्प्रिंग्स लगाए थे और वेट लगाए थे W, और एक्सटेंशन आई थी आपके पास X की, कंबाइंड आ रही है ये। ठीक है, फिर उसने बोला द मिडिल स्प्रिंग एंड द वेट आर रिमूव। ये सेंटर वाला स्प्रिंग जो है इसको हमने हटा दिया। ठीक है, व्हाट इज द एक्सटेंशन व्हेन द वेट 2W इज हंग। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि वेट भी चेंज कर दिया है और उन्होंने 2 स्प्रिंग्स कर दिए। तो देखिए पहले जो सिचुएशन थी, पहले आपके पास द वेट वाज W, स्टिफनेस वाज, अगर मैं कहूं कि इंडिविजुअल स्टिफनेस K है, तो 3 स्प्रिंग्स लगे हुए थे, तो कंबाइंड स्टिफनेस आपके पास हो जाएगी 3K, और एक्सटेंशन आ रही थी आपके पास X की। ठीक है, यहां से मैं कह सकता हूं कि W/K इज इक्वल टू 3X। ठीक है, ये मैंने एक स्टिफनेस का एक वो बना लिया, क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म। अब सेकंड सिचुएशन में उन्होंने कहा कि हमने लोड कर दिया 2W। ठीक है, 2W लिख दिया, एक स्प्रिंग हटा दिया, 2 स्प्रिंग्स रह गए, तो मतलब स्टिफनेस भी आपके पास रह गई होगी 2K। और बोला कि अब बताओ एक्सटेंशन कितनी होगी। तो देखो यहाँ से 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, W/K बचेगा आपके पास सिर्फ। ठीक है, न्यू एक्सटेंशन W/K वॉज इक्वल टू 3X, जो हमने प्रीवियस कैलकुलेशन से निकाला था। तो हमारे पास द न्यू एक्सटेंशन इज 3 टाइम्स द प्रीवियस एक्सटेंशन। एक स्प्रिंग को हटाकर और वेट डबल करने से आपके पास जो एक्सटेंशन आ रही है वो 3 टाइम्स बढ़ रही है। ठीक है, चलिए फर्दर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अब जैसे एक इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास जो वो पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा कि अ नंबर ऑफ सिमिलर स्प्रिंग्स, अगेन बात आ गई कि सिमिलर स्प्रिंग्स हैं, each having the same spring constant are joined in 3 arrangement X, Y and Z. The same load is applied to each force same है। What is the order of increasing extension? इंक्रीजिंग एक्सटेंशन आपको इस तरह मिलेगी, आपने डिक्रीजिंग के की वैल्यू देख लेनी है। देखिए जहां पर आपके पास सबसे कम जो है वो के की वैल्यू होगी, वहां पे एक्सटेंशन सबसे ज्यादा होगी। एंड उसके बाद आपके पास जैसे जैसे के की वैल्यू कम होती चली जाएगी, एक्सटेंशन आपके पास क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो डिक्रीजिंग के की वैल्यू देख रहे हैं, हमें एक्सटेंशन इंक्रीज चाहिए। तो मैं सबसे पहले देखूंगा सबसे ज्यादा एक्सटेंशन किसकी है, फिर उससे कम इससे कम। तो कंबाइंड स्टिफनेस कांस्टेंट देख लेते हैं। देखो अगर इंडिविजुअल के था तो ये 2 पैरेलल में लगे हुए थे, यहां पर हो जाएगा आपके पास 2K। यहाँ अपर टेयर में इट्स 2K, लोअर टेयर में इट्स 2K। तो जो कंबाइन इफेक्ट होगा प्रोडक्ट और सम के हिसाब से, वो आपके पास इनका प्रोडक्ट वाज 4K² और सम इनका 4K। तो ये आपके पास कंबाइन इफेक्ट के ही रहेगा। तो इसकी स्टिफनेस 2K, इसकी स्टिफनेस K, एंड लास्ट वाला अपर टेयर में K, नीचे एक ही लगा हुआ था, तो अपर के में 2K, नीचे एक ही लगा हुआ था तो ओनली के। प्रोडक्ट ओवर सम से मैं इसको सॉल्व करूंगा, प्रोडक्ट ओवर सम से अब मैं जल्दी से फौरन से लिख रहा हूं, तो प्रोडक्ट ओवर सम इनका हो जाएगा 2/3K। ठीक है ना, 2/3K मेक्स 0.67 समथिंग। उसने बोला इंक्रीजिंग एक्सटेंशन, तो देखो सबसे कम एक्सटेंशन इसके पास होगी जिसका स्टिफनेस सबसे ज्यादा था। उसके बाद एक वाई के अंदर इसकी स्टिफनेस थोड़ी सी कम थी, और सबसे कम स्टिफनेस आपके पास जी के पास थी। तो एक्सटेंशन सबसे ज्यादा जी के अंदर होगी। तो द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आपके पास ऑप्शन बनता है ए। ठीक है, चलिए
अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे जो कि एनर्जी रिलेटेड होंगे, स्ट्रेन एनर्जी या वर्क डन रिलेटेड, और वो ग्राफ को इंक्लूड कर रहे होंगे। आपने ग्राफ से स्ट्रेन एनर्जी निकालनी होगी या वर्क डन निकालना होगा। तो याद रहे कि एरिया अंडर द ग्राफ इज द वर्क डन एंड स्ट्रेन एनर्जी। उसने कहा द स्प्रिंग ऑफ एन अनएक्सटेंडेड लेंथ ऑफ 0.5 मीटर्स। देखो, हमने जो ग्राफ्स पढ़े थे, वो ग्राफ स्टार्ट होते थे आपके पास एक्सटेंशन से। ये लेंथ के अगेंस्ट बना हुआ है। तो डेफिनेटली ये एक काफी देर तक काफी जो वैल्यूज ऑफ एक्स देखो, वो उसमें कोई वेरिएशन नहीं। क्यों? क्योंकि 4 0 थी। ये एक्चुअली इसकी ओरिजिनल लेंथ शो कर रहा है। जहां पर आपके पास कोई वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन नहीं आ रही है, 0.5 उसकी ओरिजिनल लेंथ होगी, और उसने मेंशन भी किया है आपके पास। इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। जब 2 न्यूटन की फोर्स लगी, जब से फोर्स लगना शुरू हुई, तब से उसने एक्सटेंशन शो करना शुरू की थी। ठीक है। टू अ न्यू लेंथ ऑफ 0.9। ये न्यू लेंथ है आपके पास, दिस इज नॉट एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होगी? एक्सटेंशन आपके पास यहां से लेके यहां तक की वैल्यू है, जो कि आ जाएगी आपके पास 0.4 मीटर्स। ठीक है। तो इस तरह कभी आपके पास अगर इस टाइप का ग्राफ हो जो लेंथ के अगेंस्ट हो, तो उसमें आपने एक्सेस नहीं देखना, आपने यहां से लेके यहां तक की वैल्यू देखनी है। यूजली क्या होता है, हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो एक्सटेंशन 0.9 नहीं, एक्सटेंशन इज 0.4। हाउ मच स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड? अब कुछ बचा ही नहीं है, आपने हाफ एम वी स्क्वायर, सॉरी, हाफ एफ एक्स लगाना है। हाफ एफ, एफ की वैल्यू थी 2, एंड एक्स एक्सटेंशन जो थी दैट वाज 0.4। ठीक है। तो दिस 2 and 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर हुई भी है दैट इज 0.4 जूल्स। ठीक है। अब इसी तरह के कुछ और मल्टीपल क्वेश्चंस देखेंगे। अब जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी चीजें मजेदार है, डिफरेंट। इट्स बिट डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल एक्सटेंशन ग्राफ। ये एक कंप्रेशन ग्राफ है। ठीक है ना? आप देखो यूजली क्या होता है, हमारे पास ग्राफ ऐसे जा रहा होता है, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। रीजन ये है कि दिस इज अ कंप्रेशन ग्राफ। सवाल पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। वो कहता है अ स्प्रिंग ऑफ ओरिजिनल लेंथ 100 मिलीमीटर इज कंप्रेस्ड। ठीक है ना? दिस टाइम मैंने कहा इट इज कंप्रेस्ड बाय अ फोर्स। द ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ द लेंथ एल ऑफ द स्प्रिंग विद द कंप्रेसिंग फोर्स एफ। ठीक है। आपके पास जो ओरिजिनल लेंथ थी दैट वाज 40। ठीक है। जब नहीं, सॉरी, ओरिजिनल लेंथ आपके पास 100 सेंटीमीटर की थी जब आपने बिल्कुल भी कोई फोर्स नहीं लगाई थी। अच्छा, अब जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके पास जो लेंथ वो कम होती चली जा रही है। राइट? लेंथ कम हो रही है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह बोलूं कि मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ था, व्हाट वाज द चेंज इन लेंथ? तो चेंज इन लेंथ सिर्फ इतना आएगा। अब मैं यहां से रीड करूं, सो दिस इज व्हाट द चेंज इन लेंथ इज दिस टाइम। ठीक है। तो डिक्रीज इन लेंथ बोलूंगा मैं, इसको एक्सटेंशन का वर्ड यूज नहीं करूंगा। उसने बोला व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग व्हेन द लेंथ इज 70 मिलीमीटर। लेंथ 70 मिलीमीटर तक जब पहुंचती है, तो 70 मिलीमीटर इज दिस। 70 मिलीमीटर तक जो फोर्स लगाई थी दैट वाज 6। ठीक है। अब यहां पे जो चेंज इन लेंथ आया है, चेंज इन लेंथ आपके पास, दिस इज द चेंज इन लेंथ। आप ओरिजिनल लेंथ से कंपेयर करते हो, और ये कंप्रेशन का ग्राफ है। तो मैंने कहा आपके पास जो चेंज इन लेंथ है वो एक्चुअली ये है। एनर्जी स्टोर्ड अगर आपने निकालनी है, तो वो एरिया आपके पास अब ये वाला है। ठीक है। ये पूरा एरिया है जो आपने अब कैलकुलेट करना है। तो वो एरिया आप किस तरह कैलकुलेट कर रहे हो? वो जो आपके पास जनरल फॉर्मूला है, हाफ द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द एक्सटेंशन अप टू 70 मिलीमीटर was 6 न्यूटन, और जो एक्सटेंशन आपके पास हुई थी दैट इज 30 मिलीमीटर। तो 30 × 10⁻³ का दूंगा मैं से। ठीक है। यहां पर ये चीजें आपने बहुत देखनी होगी कि आपके पास वैल्यू, सफिक्स प्रीफिक्स वगैरह क्या लगेगा इसमें, प्रीफिक्सेस। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 3, and 3 becomes this is 90 × 10⁻³ और मेरे ऑप्शंस के हिसाब से इट इज रिटन एज 0.09 joules. So the energy stored due to the compression of 30 millimeters of that particular object, yes, spring, is 0.09 joules. ठीक है जी। अच्छा, सिमिलर से ग्राफ क्वेश्चंस हैं।
तो स्किप कर रहा हूं मैं। अच्छा, यहाँ पे ग्राफ बिल्कुल उसी टाइप का है, वैल्यूज उसी उसी टाइप की हैं जैसे अभी रिसेंटली हमने एक सवाल देखा था। एक चीज में फर्क आ रहा है, वो फर्क किस चीज का आ रहा है, वो फर्क इस चीज का आ रहा है कि उसने कहा है स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल दें। स्प्रिंग कांस्टेंट वी नो दैट के इट्स अ ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट डेफिनेटली इस ग्राफ का आप निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव साइन को आपने इग्नोर करना है, आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड से ताल्लुक रखना है। नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि देयर इज अ डिक्रीज इन लेंथ, ठीक है। उसने बोला, सवाल पढ़ लेते हैं क्या बोलते हैं। द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय अ फोर्स, द ग्राफ शोज द कंप्रेसिंग फोर्स F प्लॉटेड अगेंस्ट द लेंथ L ऑफ द स्प्रिंग। व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग? स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? तो ग्रेडियंट निकाल देंगे। ग्रेडियंट आपके पास, देखें, ग्रेडियंट जो है, मैंने जैसे कहा था कि अब डिफरेंट आपके पास एक्सेस हो सकते हैं। तो ये वाला तो आपको डायरेक्टली के की वैल्यू देगा। अगर ये एक्स ओवर एफ होता तो वहां पे मैं क्या करता, वहां पे मुझे चेंज करना पड़ता, मैं इसको रेसिप्रोकेट करता। अब अगर मैं फोर्स लिख रहा हूँ 0 से 90, 0 से 12, 12 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया था। अब मेरे पास जो एक्सटेंशन आई है या कंप्रेशन आई है वो 100 से 40 आई है, ठीक है। सो दिस वुड बी 60 मिलीमीटर्स। द चेंज इन लेंथ इज 60 मिलीमीटर दिस टाइम। तो ये आपके पास जो भी वैल्यू आ रही है, आई गेस दिस इज, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 बाय, तो ये 200 न्यूटन पर मीटर दे रहा है। अक्सर क्वेश्चंस में उसने न्यूटन पर मिलीमीटर, न्यूटन पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर वो यहाँ पे मुझे ऑप्शंस में बोलता है इट्स न्यूटन पर मिलीमीटर, न्यूटन पर सेंटीमीटर, तो मैं इस चीज को कन्वर्ट नहीं करता। तो एमसीक्यूज में बिलखुसूस पेपर 2 है, वहां तो आपने चेंज करना ही है, ठीक है। एमसीक्यूज में आप अपने ऑप्शंस को जरूर देखिएगा कि उसने यूनिट क्या इस्तेमाल कर रखे हैं, ठीक है। चल, अच्छा, ये एक बहुत जबरदस्त सवाल है। अ, मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ, स्किपिंग फॉर यू टू प्रैक्टिस इट। अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे जो कि हम स्किप कर रहे हैं, दैट बिलोंग्स टू द टॉपिक। अच्छा, दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, तो ये इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, बहुत सिंपल सा है, बट आई वाज लुकिंग फॉर दिस कॉन्सेप्ट इन द क्वेश्चंस, तो वो वर्ड से देखिएगा। उसने आपसे कहा कि अ सैंपल ऑफ मटेरियल इज स्ट्रेच्ड बाय अ टेंसाइल फोर्स टू अ पॉइंट बियॉन्ड इट इलास्टिक लिमिट। आपको याद होगा कल हमने डिस्कस किया था कि अगर बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट में लेकर के चले जाता हूँ तो मेरे पास जो रीस्टोरिंग ग्राफ होगा, अनलोडिंग ग्राफ, वो डिफरेंट होगा। उसमें आपके पास एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है जो कि यहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस से पता चल रहा है। सवाल को क्या पूछता है, विच एरिया रिप्रेजेंट द नेट वर्कडन ऑन दी सैंपल। नेट वर्कडन क्या होगा? देखें, आपने जो टोटल वर्डन किया था वो x प्लस वाई प्लस जी था, ठीक है। दिस एरिया मतलब दिस एंटायर एरिया, तो जो वर्डन आपने किया था इन स्ट्रेचिंग इट अप टिल द सर्टेन वैल्यू, वो एरिया आपके पास एरिया x प्लस एरिया y प्लस एरिया z है, ठीक है। और जितना स्ट्रेन एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रिस्टोर हुआ है, दैट इज एरिया z। तो जो नेट वर्क डन होगा दैट वुड बी वर्क डन जो आप कर रहे हैं माइनस दी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, तो वो आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई ओनली। सो दिस एंड वाई, एक्स प्लस वाई का जो टोटल एरिया है, ये आपके पास क्या बन रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द नेट वर्क डन, ठीक है जी। ओके, अच्छा, एक और सवाल लोडिंग अनलोडिंग ग्राफ से रिलेटेड था। तो वो कहता है कि अ मेटल वायर इज अटैच्ड एट वन एंड टू अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ लोड इज हंग फ्रॉम द अदर एंड। द वायर हैंग्स वर्टिकली, द लोड इज इंक्रीज फ्रॉम 0 to 20 न्यूटन, ठीक है। ठीक है, दिस causes the wire to extend elastically
बाय 5 मिलीमीटर्स। ठीक है, एक वायर है। ठीक है, अच्छा आप देख रहे हो कि मैं स्प्रिंग से वायर की तरफ आ गए एंड स्विफ्टली वही सारी चीजें फॉलो हो रही हैं, सिवाय एक चीज के जो यंग मॉडल्स वाली चीजें हैं वो डिफरेंट है। लोड अनलोड ग्राफ वाला जितना भी लॉजिक था, हुक्स लॉ वाली जितनी भी लॉजिक है वो यहाँ पर वैलिड आ रही है। ठीक है, ग्राफ्स के अंदर एक चीज तब्दील हो जाती है जिसपे मैं 2 सेकंड के लिए रुका था कि मैंने एक्सेस चेक किए थे। एक्सेस यहाँ पे अभी भी आपको फोर्स और एक्सटेंशन के दिए हुए हैं। जब हम मटेरियल्स की बात करते हैं तो हमारे पास एक और चीज पढ़ेंगे हम आज, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो अक्सर ग्राफ आपका स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है, तो उसके ग्राफ में जो एरिया यदि ग्राफ होता है वो स्लाइटली डिफरेंट होता है, बहुत ज्यादा नहीं, स्लाइटली डिफरेंट होता है। तो उसको देखने के लिए मैं एक लम्हा रुका था कि एक्सेस क्या है। सिंस एक्सेस आर सिमिलर टू दैट जो हम स्प्रिंग्स के लिए यूज कर रहे थे, तो वही चीज वही लॉजिक है, तो कंसिडर इट एज कि आप स्प्रिंग्स ही सॉल्व कर रहे हो। यहाँ पे उसने बोला द लोड इज देन रिड्यूस टू 12 न्यूटन। ठीक है, 20 न्यूटन से उसको 12 न्यूटन पर लेकर आए हैं एंड देन एक्सटेंशन डिक्रीजेस टू 3 मिलीमीटर। हाउ मच स्ट्रेन एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द अनलोडिंग प्रोसेस। स्ट्रेन एनर्जी कितनी रिलीज हुई है। देखें, जो आपने पहले वर्णन किया था, तो स्ट्रेन एनर्जी ये पूरा एरिया था जो कि स्टोर हुआ था। फिर जब आप इसको रिलीज कर रहे हैं तो इतना लेंथ और इतनी एक्सटेंशन, सॉरी इतनी फोर्स कम की, इतनी एक्सटेंशन कम हुई, तो ये जो एरिया अंडर दी ग्राफ है, जो ट्रेपीजियम बन रहा है, दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी दैट इज रिलीज्ड। तो मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली इतना एरिया जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। वो ट्रेपीजियम बन रहा है आपके पास, सही है। तो अब वो एरिया किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं हम, हाफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होपफुली याद होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो वन ऑफ द साइड इज 12 एंड द अदर साइड इज 20, तो ये आपके पास हो जाएगा 32, हाफ इंटू 32। और हाइट मैंने ये वाला चेंज इन लेंथ लेना है, 5 से 3 पर आया हूं, 2 मिलीमीटर से, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ ठीक है। तो यहां से अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, तो ये आपके पास 32 × 10⁻³ ही बन रहा है। तो इसको इसने लिखा है इस फॉर्म में, देखो ये कट गया, ये हो गया 32 × 10⁻³ लेकिन एग्जामिनर ने इसको क्या किया, इसको एक डेसिमल प्लेस पीछे ले गया, उसने कहा 3.2 × 10⁻² जूल्स। तो हमारे पास आंसर हो गया ये वाला। तो सिंपल हम लोगों ने बेसिक डिजाइन देखे थे, बेसिक स्ट्रक्चर देखे थे, क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, देयर इज ऑलवेज अ रूम ऑफ प्रैक्टिस कि आप प्रैक्टिस करते चले जाओ और अपनी एक्सपर्टीज बढ़ाते चले जाओ। अब हम मूव करें टुवर्ड्स द लास्ट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डीफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। ठीक है, डीफॉर्मेशन इन सॉलिड्स की जब हम बात करते हैं तो हम एक्चुअली वहां पे कुछ क्वांटिटीज एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो क्वांटिटीज कौन सी हैं वो यहां समझेंगे हम। सबसे पहले जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे स्प्रिंग नहीं है, तो यहाँ पे स्टिफनेस कांस्टेंट नहीं होगा, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, स्प्रिंग्स में स्टिफनेस कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट चल जाता था और वो हर स्प्रिंग का अलग होता था। यहाँ पे हम मटेरियल की बात कर रहे हैं, सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ साथ मटेरियल, किस मटेरियल की बात हो रही है वो बहुत मैटर करेगा। एज एन के स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या चीजें देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि जो ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है, वो क्या है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, एक्सटेंशन तो हमने देखनी है, फोर्स हमने देखनी है, इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जनाब ये मटेरियल कौन सा है। तो पहले लेंथ के ऊपर बात करते हैं। देखिए, डेफिनेटली जितना ज्यादा लेंथ होगा आपके पास जो एक्सटेंशन होती है, दैट्स अ रेशियो ऑफ लेंथ एक्चुअली। जितनी बड़ी लेंथ होगी आपके पास, एक्सटेंशन का प्रोबेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है ना, द रेशियो ऑफ एक्सटेंशन डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिनल लेंथ, सही है। तो लेंथ मैटर करेगी, जितना लार्जर डेफिनेटली मैं कितना किस मटेरियल को ज्यादा एक्सटेंड कर सकता हूँ, जिसकी एक्चुअल लेंथ होगी, उसके अंदर रूम ऑफ एक्सटेंशन है। लेंथ ही छोटी है, रूम ऑफ एक्सटेंशन ही कम है, तो आप एक्सटेंशन भी कम ही ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ओरिजिनल लेंथ मैटर्स। ठीक है, दूसरा एरिया, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल ऑफ द मैट ऑफ द वायर ऑफ द रॉड, जिस चीज को भी आप मटेरियल ले रहे हैं, जिस शेप का मटेरियल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा, द एरिया परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स, किस फोर्स के ऊपर, जो किस एरिया के ऊपर वो फोर्स लग रही है। ठीक है, दैट मैटर्स। ठीक है, एक्सटेंशन देखेंगे एंड अप्लाइड फोर्स देखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अब वो जो नई क्वांटिटीज हमने इंट्रोड्यूस करनी है, पहले उनको देखते हैं।
हमने एक बेसिक सिंपल वायर की एग्जांपल ली। मैंने कहा लेट्स से कि दिस इज द वायर हंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। दिस रीजन, द ब्लू रीजन, वाज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ दिस वायर, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, हमने उसके ऊपर एक फोर्स लगाई, एक वेट हैंग किया। दैट फोर्स या दैट वेट वाज एफ। ठीक है, ड्यू टू दैट एफ उसके अंदर एक एक्सटेंशन आई। हम ई से या फिर डेल एल से उसको रेफर कर रहे हैं। एंड दिस रेड पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग दैट अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन जो उसके अंदर आई थी। और क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा होगा, तो थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा। अब आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये जो पिंक वाला पार्ट है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दी वायर है। वायर के केस में सर्कुलर पाई आर स्क्वायर वाली जो चीज होगी ये वो है। ठीक है, तो इस एरिया की बात करेंगे हम। अब वो कौन सी दो अदर क्वांटिटीज हैं जिसको हम लोगों ने पढ़ना है फॉर अंडरस्टैंडिंग द एक्सटेंशन। तो पहली क्वांटिटी है आपके पास स्ट्रेस। हम डायरेक्टली फोर्स नहीं देखेंगे यहाँ पे, जैसे हम फोर्स ओवर एक्सटेंशन देखते थे। यहाँ पर डायरेक्टली फोर्स नहीं देख सकते। रीजन ये है कि इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या था, उसका इफेक्ट डिफरेंट हो जाएगा। दो सिमिलर मटेरियल्स लूं लेकिन दोनों का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग था, तो फोर्स पूरे एरिया में डिवाइड हो रही है। तो जो फोर्स का इफेक्ट होगा, जो जो आपके पास एक्सटेंशन आ गई, दैट वुड बी डिफरेंट। तो मुझे रेशो देखना है कि फोर्स कितने एरिया के ऊपर लग रही है, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है। तो उस क्वांटिटी को, फोर्स पर यूनिट एरिया जैसी चीज आपने प्रेशर के नाम से देखी थी, लेकिन इस क्वांटिटी को हम कह रहे हैं स्ट्रेस। तो सबसे पहली क्वांटिटी एक मटेरियल की जो हमने देखनी होती है, मटेरियल की एक्सटेंशन को ऑब्जर्व करने के लिए, दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, वेरी मच सिमिलर टू प्रेशर। लेकिन स्ट्रेस को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने कहा फोर्स पर यूनिट एरिया। अब जाहिर है कि फॉर्मूला वही है, तो यूनिट भी वही है, मतलब फॉर्मूला भी प्रेशर वाला है, तो यूनिट भी इसके पास्कल्स ही होंगे। अब हो सकता है कि आप सोचेंगे सर फॉर्मूला वही है, यूनिट वही है, इसको स्ट्रेस क्यों नहीं कह देते, इसको प्रेशर क्यों नहीं कह देते, इसको स्ट्रेस क्यों कह रहे हैं? तो स्ट्रेस क्यों नहीं कह रहे, मैथमेटिकली सेम है, कॉन्सेप्चुअली बड़ी डिफरेंट चीज है। इस जब आप प्रेशर की बात करते हैं, तो प्रेशर में जो आप फोर्स लगा रहे होते हैं, दैट्स एन एक्सटर्नल फोर्स। आप ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहर से फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है ना? तो जब किसी भी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर एक्सटर्नली फोर्स लग रही होगी, एक्सटर्नली ऑन दैट मटेरियल फोर्स लग रही है, जो फोर्स लग रही है वो बाहर से लग रही है, वो आपके पास कहलाता है प्रेशर। और यहाँ पे आपको याद होगा कि इस फोर्स पे हमने कल शायद या लास्ट, उससे लास्ट क्लास में बात की थी कि दिस फोर्स इज द रीस्टोरिंग फोर्स, द फोर्स दैट इज एन इंटरनल फोर्स। ठीक है ना? जो टेंशन फोर्स है, तो दिस इज एन इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया इज बेसिकली स्ट्रेस। बहुत कॉमन सी एग्जांपल है, थोड़ी सी लेम सी है लेकिन अच्छी सी है, समझ में आ जाती है। अगर मैं आपको रोज बोलूँ ना कि देखो यार आपके पेपर आने वाले हैं, आपको पढ़ना चाहिए, आप कितने पासवर्ड सॉल्व कर रहे हो, पढ़ो बैठ करके, पेपर आ रहे हैं, रोजाना मैं याद दिलाऊं। सो दैट्स एन एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है, मैं लगा रहा हूँ, ये प्रेशर है आपका। और आप एग्जाम का स्ट्रेस भी लेते हो, स्ट्रेस आप खुद लेते हो। अगर आप रोज सोचो यार मेरे पेपर आने वाले हैं, यार मेरे पासवर्ड की तैयारी नहीं हुई, यार मेरे सिलेबस खत्म नहीं हो रहा, यार पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, मैं किस तरह मैनेज करूंगा, तीन तीन चार चार सब्जेक्ट्स दे रहे हैं, इंटरनल फोर्स लगा रहे हो तुम अपने ऊपर। सो दिस इज व्हाट स्ट्रेस इज। तो अगर मैं तुम्हें पेपर की याद दिला रहा हूँ तो दैट्स अ प्रेशर, तुम खुद पेपर का सोच सोच के पागल हो रहे हो तो वो स्ट्रेस है। ठीक है ना? तो प्रेशर दिया जाता है, स्ट्रेस लिया जाता है, ये याद रखना। कॉमन सी एग्जाम्पल इससे। तो सबसे पहले एक मटेरियल के केस में मुझे ये देखना पड़ेगा कि फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है। डेफिनेटली अगर इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा सा मैं बढ़ा देता, ऐसे कर देता, इतना चौड़ा कर देता, तो ये जो फोर्स है वो इस पूरे एरिया में डिवाइड हो रही होती, स्ट्रेस की वैल्यू आपके पास क्या हो जाती, कम हो जाती। ठीक है। दूसरी चीज जो मैंने कहा था कि कितना एक्सटेंशन आएगा, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी ओरिजिनल लेंथ, की एक्चुअल लेंथ उसकी कितनी है। ठीक है, तो एक्चुअल लेंथ की वैल्यू आपके पास, द रेशो इज रेफर्ड एज स्ट्रेन। Strain is defined as ratio of
चेंज इन लेंथ मतलब एक्सटेंशन ओवर ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, दिस इज जस्ट द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ। एप्सिलॉन से शो करते हैं डेल एल ओवर एल, या फिर इसको ई ओवर एल भी लिख सकते हैं, एक्सटेंशन के लिए आप ई से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंस इट्स लेंथ ओवर लेंथ, तो भाई ये रह जाता है आपके पास यूनिट लेस। ठीक है, अब डेफिनेटली जितना ज्यादा आपके पास ओरिजिनल लेंथ होगा, तो रेशियो ऑफ एक्सटेंशन वो उतना ही ज्यादा होने वाला है आपके पास। ठीक है, सो देयर इज ऑलवेज अ स्पेसिफिक रेशियो कि कितना आपके पास एक्सटेंशन आएगी, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हुक्स लॉ को रीडिफाइन करते हैं। ठीक है, जब हमने स्प्रिंग्स के लिए हुक्स लॉ पढ़ा था, याद होगा मैंने वहां पे बात बताई थी कि जब हम मटेरियल के ऊपर आएंगे तो हुक्स लॉ को रीडिफाइन कर देंगे वहां पे। हुक्स लॉ के लिए जब हमने बात की थी, हमने फोर्स की बात की थी। ठीक है, वहां पे एरिया कंसर्न में नहीं था हमारा, क्योंकि सिंपल स्प्रिंग की बात हो रही थी, और वहां पे एक्सटेंशन की बात हुई थी। अब यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया है, क्योंकि डिपेंड करता है कि फोर्स का इफेक्ट एरिया के ऊपर आ रहा है। ठीक है ना, एरिया ज्यादा होगा, फोर्स डिवाइड हो चुकी हुई होगी आपके पास। और स्ट्रेन एज इन कि आपके पास रेशियो क्या है इंक्रीज इन लेंथ का, वो टोटल लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हुक्स लॉ को रीडिफाइन कर रहे हैं फॉर सॉलिड मटेरियल्स। अब ये सॉलिड मटेरियल्स, इसमें तो वायर्स, सिलेंडर्स, क्यूबॉइड्स, कुछ भी अपने दिमाग में लेकर आ सकते हो। ठीक है ना, तो याद रहे कि हम सॉलिड मटेरियल्स की बात कर रहे हैं। तो रीडिफाइनिंग हुक्स लॉ, अब लिखेंगे हुक्स लॉ इज बेसिकली दैट स्ट्रेस, या इस तरह लिखेंगे स्ट्रेन is directly proportional to the stress। ठीक है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इस तरह करके हमने लिख दिया। अब डेफिनेटली जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूं, मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो वो कांस्टेंट हमने क्या लगाया, कि हमने कहा कि जनाब स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट डेफिनेटली, और वो कांस्टेंट है आपके पास यंग मॉड्यूलस। ठीक है, यंग मॉड्यूलस को ई से रेफर कर रहे हैं। अब बहुत सिंपलिसिटी के साथ अगर समझना है तो यंग मॉडुलस क्या है, जिस तरह स्प्रिंग्स के लिए एक कांस्टेंट फैक्टर तुमने पढ़ा था के, ठीक है ना, स्टिफनेस कांस्टेंट, मटेरियल्स के लिए वो कांस्टेंट फैक्टर आ जाता है यंग मॉडुलस। ठीक है, स्प्रिंग्स का जो स्टिफनेस कांस्टेंट था वो एक स्पेसिफिक स्प्रिंग की बात कर रहा था। मतलब अगर उसी मटेरियल का एक दूसरे स्ट्रक्चर का दूसरा स्प्रिंग बना हुआ होता, तो उसका स्टिफनेस कांस्टेंट अलग होता। तो स्टिफनेस कांस्टेंट मटेरियल एंड स्ट्रक्चर ऑफ द स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा था। ये यंग मॉडुलस यहाँ पर इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, मतलब ये कॉपर की प्रॉपर्टी है, ये आयरन की प्रॉपर्टी है, स्टील की, रबड़ की, नायलॉन की, ग्लास की, इनकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब एक मटेरियल है, फॉर एग्जांपल एक मटेरियल है कॉपर। अब कॉपर के मैं चार पांच छह डिफरेंट सैंपल ले लूं, उनका एरिया अलग होगा, उनकी लेंथ अलग होगी, उनका शेप अलग होगा, तो डेफिनेटली दे वुड शो डिफरेंट एक्सटेंशंस, वो बात ठीक है, लेकिन उनका जो यंग मॉडुलस होगा वो अभी भी सेम आ रहा होगा। जैसे डेंसिटी पढ़ी थी ना आपने, कि डेंसिटी आपने बोला कि जनाब कॉपर अगर है, कॉपर की एग्जांपल ले रहे हैं, कॉपर है तो कॉपर का डिफरेंट वॉल्यूम, डिफरेंट मासेस, सैंपल्स हो सकते हैं, लेकिन जब आप उसका रेशियो निकालोगे, तो रेशियो आपके पास क्या निकलेगा, हमेशा सेम निकलेगा। तो यहाँ पे वही वाली कहानी है कि यंग मॉडल्स मटेरियल की प्रॉपर्टी, नॉट ऑफ अ स्पेसिफिक सैंपल। डिफरेंट सैंपल्स ऑफ द सेम मटेरियल वुड हैव द सेम वैल्यू इन द यंग मॉडल्स। ठीक है, यंग मॉडल्स को आप डिफाइन किस तरह कर रहे हो, बड़ी फनी सी डेफिनेशन है, बच्चा बोलते हैं कि बस इतनी सी है। तो यंग मॉडल्स इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, दैट्स इट। आप यंग मॉडल्स को नीचे डिफाइन कर लेते हैं इसको।
ठीक है, यंग मॉड्यूलस हम लिख रहे हैं, ई से आप इसको रेफर करते हो। इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है और ये एग्जाम में पूछता भी है। तो डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। मैथमेटिकली लिखो इसको, मैथमेटिकली आपके पास यंग मॉडुलस ई से रेफर किया जाता है, तो आप इसको लिखोगे स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या है आपके पास, एफ ओवर ए। स्ट्रेन क्या है आपके पास, ई ओवर एल, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ यंग मॉडुलस इज, रेसिप्रोकेट कर दो इसको, सिंपली एफ एल ओवर ई ए, ठीक है। अब यहाँ पे F क्या है, F इज द अप्लाइड लोड, L ओरिजिनल लेंथ, A क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड E इज द एक्सटेंशन, ठीक है ना। एक्सटेंशन कितनी आ रही है आपके पास, दिस अगेन इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। एंड दिस इज अ रेशियो दैट डिफाइंस कि कितने स्ट्रेस पर कितना स्ट्रेन आने वाला है आपके पास, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप इक्वल स्ट्रेस दें डिफरेंट मटेरियल्स को और उनके स्ट्रेन भले से उनकी लेंथ उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो, आपने सेम स्ट्रेस की वैल्यू रखी, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया वो सेम, स्टिल इफ दे हैव अ डिफरेंट यंग मॉडुलस उनके अंदर एक्सटेंशन का जो प्रोबेबिलिटी, जो रेशियो, जो फ्रैक्शन आएगा वो डिफरेंट आएगा आपके पास, ठीक है। तो यंग मॉडुलस के बारे में चंद बातें आप लिख दें, मतलब ये तो हमने डेफिनेशन लिख ली थी, ठीक है। अच्छा, यंग मॉडुलस का यूनिट क्या होगा, तो ये तो बात बड़ी अहम रह गई, चलिए अच्छी हो गई, याद आ गई यहाँ पे। देखें, सिंस इसका यूनिट आपके पास पास्कल्स है और ये आपके पास नो यूनिट वाली केस है, तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल जो यंग मॉडुलस का यूनिट रहता है दैट इज पास्कल्स, ठीक है। यंग मॉडुलस खुद क्या है, जरा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि यंग मॉडुलस is a property of a material, ठीक है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। डिफरेंट सैंपल्स ऑफ सेम मटेरियल would have same value of young modulus, ठीक है। उनके ऊपर फोर्स अलग लग रही है, उनकी लेंथ अलग थी, उनका रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन सेम रहेगा, यंग मॉडुलस सेम रहेगा, ठीक है ना। अब डेफिनेटली इस पे बड़े सारे क्वेश्चंस हमने देखने चाहिए ताकि हम यंग मॉडुलस को थोड़ा और समझ सकें। बस मैं चाहूंगा कि आज लास्टली पहले हम जो जितना कुछ पढ़ना है हम वो एंड कर दें, और फिर नेक्स्ट क्लास में विल बी लेफ्ट विद द क्वेश्चंस ओनली, एंड ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है ना। लास्ट ये वेरी सिंपल सी चीज हमने देखी, जो हमने हुक्स लॉ को रीडिफाइन किया था। हुक्स लॉ को एक दफा हमने एफ और एक्स के थ्रू समझा था, और वहां पे जो हमने ग्राफ बनाया था वो फोर्स अगेंस्ट द एक्सटेंशन ग्राफ बनाया था। मैं स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस अगेंस्ट स्ट्रेन ग्राफ भी बना सकता हूं, वो भी हुक्स लॉ डिफाइन कर रहे हैं मेरे पास। एंड सिंस स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो इसका मतलब ये है कि वो ग्राफ भी मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनने वाला है, राइट। दिस स्ट्रेट लाइन
a constant relation, this linear relation is defining that the value of young modulus is constant. कैसे? इसका अगर मैं ग्रेडियंट निकालूंगा तो ग्रेडियंट मेरे पास चेंज इन स्ट्रेस मतलब ओवर चेंज इन स्ट्रेन की वैल्यू दे रहा है. Stress over strain is equal to Young modulus. So the gradient of stress and strain graph would give you directly the value of the Young modulus. And अगर वही वाली बात कि यहाँ पर मैं इसको स्ट्रेन कर दूं और इसको उठा करके मैं स्ट्रेस कर दूं तो आपके पास स्वैप करोगे तो ये आपके पास 1/e के बराबर हो जाएगा. मोस्टली आपके पास ग्राफ यही वाला आएगा. एरिया अंडर द ग्राफ इन दैट केस आपके पास स्ट्रेन एनर्जी दे रहा था. दैट केस कौन सा? f/x वाला ग्राफ. ठीक है, fx वाला ग्राफ जो आपको दे रहा था वो स्ट्रेन एनर्जी था. यहाँ पर स्लाइटली डिफरेंट है. जो मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल करते हुए मैंने कहा था जो एरिया है वो स्लाइट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देता है. वो देखो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है. देखो एरिया अंडर द ग्राफ अगर आप निकालोगे तो एरिया अंडर द ग्राफ आपके पास निकलेगा हाफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. ठीक है ना. तो ऐसे ही निकलने वाला है हाफ y/x बेस इनटू हाइट. ठीक है. अच्छा अब जो ये स्ट्रेस की वैल्यू है दैट इज f/a. स्ट्रेन की वैल्यू है चेंज इन लेंथ या फिर एक्सटेंशन ओवर द ओरिजिनल लेंथ. इसमें से ये जो येलो हाईलाइटेड पार्ट है सिर्फ इसको अगर गौर करो तो दिस गिव्स यू स्ट्रेन एनर्जी डायरेक्टली. ऐसे ये हाफ fx होता है. ठीक है. एंड एरिया द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल लेंथ ऑफ द मटेरियल कंबाइन दिस गिव्स यू द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल. तो बेसिकली ये चीज आपके पास द एरिया अंडर द ग्राफ वो स्ट्रेन एनर्जी नहीं दे रहा. वो स्ट्रेन एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाह रहा हूं पर यूनिट वॉल्यूम दे रहा है कि उस मटेरियल के पूरे वॉल्यूम के अंदर जो पर यूनिट वॉल्यूम जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है ये आपको वो बताया. अगर आपको एंटायर वैल्यू चाहिए क्या करोगे जो भी एरिया अंडर द ग्राफ आया उसको आपने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया यू विल गेट द प्रॉपर स्ट्रेन एनर्जी टोटल जो उसके स्टोर हुई भी होगी. ठीक है. सो दिस वाज द स्लाइट वेरिएशन. ठीक है. ना सिंस हमारा लेक्चर बहुत प्रोलॉन्ग हो चुका हुआ है इसके ऊपर तो देयर इज अ लॉट टू टॉक नॉट कॉन्सेप्चुअली बट क्वेश्चन वाइज. ठीक है ना. इसके क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व करने हैं बड़े सारे. तो हम नेक्स्ट लेक्चर दैट्स टुमारो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे द क्वेश्चंस फॉर young modulus. ठीक है.